बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स मैंने खींच करके इसको डबल किया, तो जब मैं खींचता हूं तो वायर को का एरिया भी कम होता है, और जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मोटा वायर की रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, तो आपने इसको पतला कर दिया तो रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास फॉर्मूला था दैट वाज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था। तो यहाँ पर एरिया फिक्स है, तो लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेंथ को 3 टाइम करोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप एक वायर है, एक मोटा सा वायर है आपके पास, ठीक है, और इस मोटे से वायर को अगर आप स्ट्रेच करके इस वायर को सपोज कीजिए आप पतला कर रहे, आपने पतला किया, ठीक है, और आपने डबल लेंथ कर दी, तब तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी कम हो जाएगा ना, तो दोनों चीजें कम हो रही है, लेंथ बढ़ रही है जिसके बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और एरिया भी कम हो रहा है जिसके एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। सो हियर वी फाइंड हियर दैट कि हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच्ड, देन इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो भी मटेरियल है उस स्ट्रेच करने के बाद इस वायर का भी मटेरियल सेम रहेगा। तो वॉल्यूम हमें पता है कि ये वायर सिलिंड्रिकली रहेगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई कैसे कर देता हूँ, एल से। एरिया इनटू लेंथ विल गिव्स यू द वॉल्यूम, ठीक है, एंड हियर यू कैन राइट हियर दैट इज, मैंने दोनों तरफ एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कि बैलेंस करने के लिए फॉर्मूले को, तो दैट विल बिकम रो एल स्क्वायर बाय वी, एंड वेयर वी विल रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इफ इट इज स्ट्रेच वायर किया गया है, कुछ भी बोला, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ आया? Yes, sir. Sir, please explain again. Okay, okay. So let me explain you. For example, if I am going to give you a question here is that मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन में मैंने बोला what will be the new resistance of the conductor if it is doubled, if it is tripled किया गया, एंड डबल ही रख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा समझना। ठीक है, इफ इट इज डबल टू इट्स लेंथ, एंड सेकेंड वन इज डबल बाय स्ट्रेचिंग। एक तो होता है कि डबल किया मैंने, उसको सिंपल डबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे पास कोई एल वायर है और मैं मार्केट से एक और एल लेंथ का वायर लेके आ गया, तो जाहिर सी बात है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी आर होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अब R डैश नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी रो 2 टाइम्स हो गई है, पहले डबल कर दिया गया तो 2L अपॉन ए, तो एरिया फिक्स है, तो दैट विल यू कैन टेक द 2 एस बाहर इस तरफ ले लीजिए, रो एल अपॉन ए, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल R, यहाँ पर आप R रख दीजिए, तो R इज डैश इज इक्वल्स टू और 2 टाइम्स दी R। ये आया है किसमें, जब आपने डबल किया है, ला करके मार्केट से लाए और उसको डबल कर दिया। एक होता है डबल किया स्ट्रेच करके, तो बेटा जब आप स्ट्रेच करते हो ना तो वॉल्यूम भी कम होता है, व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग देन द वॉल्यूम इज आल्सो, जब आप स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, एरिया कम होगा। ये तो आपको पता है ना आपको, कि अगर आप किसी भी जनरल सी बात है कि अगर आपने सपोज कीजिए कोई एक वायर लिया है जिसकी कोई भी रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस इज द वायर, सपोज दिस इज द वायर ऑफ R लेंथ R, और आपने इसको स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच करके आपने इसको डबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये वाला रेजिस्टेंस में और इसमें फर्क होगा, क्योंकि इसका आप खींच करके जब आप इसको बड़ा करेंगे तो उसका क्या चीज चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा, दोनों चीजें चेंज हो रही है। लेकिन जब आपने नॉर्मल डबल किया तो उसमें तो लेंथ आप वायर जितना थिकनेस का लेके आए उतनी ही थिकनेस का आपने उसमें ऐड कर दिया, तो उसमें एरिया चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब स्ट्रेच करेंगे, वर्ड स्ट्रेच यूज किया जाएगा, तो उस वक्त उसका लेंथ का जो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो भी किस फैक्टर पे चेंज होगा। तो हम लोग
इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा R is equals to rho L upon A. Okay, and here we know that the volume of this wire is also equals to the volume of this wire because we have stretch. तो मटेरियल तो सेम है ना, इतना मटेरियल इसका तो उतना ही मटेरियल इसका भी है, तो वॉल्यूम सेम है. अब आपको पता है कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू एल. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल मतलब हाइट, ये सिलेंडर का एरिया था. पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ बेस, जो बेस का एरिया है ये, इंटू एल मतलब हाइट. तो मैंने नीचे एल से और ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वी, एंड दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस विल बी द रेजिस्टेंस. तो अब मैं स्ट्रेच करके डबल करता हूँ, तो स्ट्रेच करके डबल करता हूँ तो मेरे पास आर डैश विल बी इक्वल्स टू रो 2 टाइम्स दी एल हो चुका है मेरे पास, और मेरे को इसी को स्क्वायर करके लिखना होगा बिकॉज इस टाइम इस वक्त एल नहीं है वहां पर, खाली इस पर एल स्क्वायर है बाई वी, वी विल रिमेन सेम, इसका भी और इसका भी वॉल्यूम सेम है. तो आर डैश इज इक्वल्स टू, रो कभी चेंज नहीं करता, रो तो फिक्स है, तो रो इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर बाई, एंड टेक दिस 4 टू दिस साइड, यू विल गेट हियर 4 रो एल स्क्वायर बाई वी. आर डैश की वैल्यू आ जाएगी. अब आर डैश इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज द ओरिजिनल आर, दिस विल बी द 4 टाइम्स. तो जब आप स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अब लेंथ स्क्वायर में प्रोपोर्शनेट है. और अगर आप नॉर्मल डबल करते हैं बिना स्ट्रेच किए, उसके आगे जोड़ करके डबल करते हैं, तब उसमें दैट वुड बिकम दी दैट, तब वो उसमें जो वायर में रेजिस्टेंस होगी दैट वुड बी द डबल, मतलब सिर्फ 2l हो जाएगी, मतलब डबल ऑफ आर हो जाएगी अगर आप नॉर्मल डबल करते तो. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. अभी मैं बोलता हूं कि एक होता है डबल टू इट्स लेंथ, एक होता है डबल ओवर इट्स लेंथ. डबल टू इट्स लेंथ मतलब अपनी लेंथ का डबल हो गया. डबल ओवर इट्स लेंथ मतलब आपके पास जो भी वायर था, सपोज कीजिए आपके पास वायर था कोई भी, ये वायर था आपके पास, ठीक है, ये आर लेंथ का था, आपने डबल किया मतलब यहां से इसको बेंड करके इसके ऊपर एक और कर दिया, तो डबल ओवर इट्स लेंथ मतलब इसी को ऊपर आपने इसी वायर के ऊपर डबल कर दिया. तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो पहले लेंथ एल थी, पहले जो आपने लेंथ एल को कंसीडर किया था, लेंथ एल कंसीडर किया था, तो अब वो l बाई 2 हो गई है. तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी बताइए जरा. तो फिर से आपको क्या पता है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा. सो फटाफट से आप फॉर्मूला लगाइए और निकालिए वैल्यू. जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप निकालेंगे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई वी, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डबल ओवर इट्स लेंथ हुआ, यानी यहीं से मोड़ करके आपने इसके ऊपर कर दिया, यहीं से आपने इसके ऊपर किया, तो डबल ओवर इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के ऊपर डबल किया गया. तो यहाँ पर आर डैश नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब पहले हमारी लेंथ एल थी तो उसकी रेजिस्टेंस हमने आर कंसीडर की है, तो रो तो फिक्स ही रहेगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. एल कितना हो जाएगा, पहले एल था तो अब की बार आपने एल बाई 2 कर दिया है, तो एल बाई 2, ठीक है. वी आपका अभी भी फिक्स है, तो एल बाई 2 स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट विल बी रो एल स्क्वायर बाई 4 बाई वी. ओके, so now you know that this v will comes to this side, so this is rho l square by 4v. Now you can write it like this way, r dash is equals to 4, you can bring this like this, 1 upon 4 bracket rho l square by v, and you know that this is the original resistance, so you can write here that r dash is equals to 1 upon 4 times the r. Got it? Got it? Yes, sir. Okay, double over its length, double to its length and stretched. वर्ड समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, now we will going to use a new concept here today, and that is the series and parallel combinations of the resistance. That is very important. Series and parallel combination of the resistance. Okay, okay. बेटा ध्यान समझिएगा आप. सपोज कीजिए कि मेरे पास सीरीज मतलब, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक आर रजिस्टर है, इसके एक एंड से मैंने दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया. सो ये रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. दिस इज अनदर रजिस्टर से 5 कनेक्टेड, तो इसका एक एंड और दूसरे एंड से कनेक्टेड है. तो दिस इज R1, R2 एंड R3 आर द रजिस्टर दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये सीरीज में कनेक्टेड है. ओके,
So here we can say that resistance R1, R2 and R3 are connected in सीरीज. हेयर सीरीज में पहचान कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि देखिए यहां से आपने चलना शुरू किया और आपको कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, सिर्फ यहां से जाने के बाद आप डायरेक्टली यहीं पर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो पैरेलल में भी समझते हैं. सपोज कीजिए कि आपने ये एक रजिस्टर है. ओके, ये R1 रजिस्टर है, और उसके बाद यहाँ पर ये R2 है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये R3 रजिस्टर्स. R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है ना, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ पे यहाँ जाने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं. तो इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया. फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ पे फिर से चॉइस आ गई कि आप यहाँ जा सकते हैं कि यहाँ जा सकते हैं. सो जब तक चॉइसेस आते रहेंगे मतलब वो पैरेलल में है. सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन में. समझ आया, समझ आया बेटा? अब सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है. तो अभी आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ तक आपको कोई दो रास्ते नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपके पास पॉइंट है कि आप इधर जा सकते हैं कि इधर जा सकते हैं. तो इसका मतलब आपके पास जैसे ही पॉइंट आएगा, इसका मतलब ये दो आगे के रजिस्टर्स जो है पैरेलल पे, हम कह लेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल एंड R1 इज इन सीरीज. समझ आया? Sir, can you explain once more? बेटा देखो, चॉइस नहीं होगी ना जब तक. यहां से आपने चलना शुरू किया और यहां पर आने के बाद आपको कोई चॉइस नहीं मिली, सब कुछ यहीं से जाना है, आपको इसी रास्ते जाना है, तो ये R1 सीरीज में हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप इधर जा सकते हैं कि आप इधर. तो जब वो चॉइस आती तो मतलब वो पैरेलल में था, यानी R2 एंड R3 आर इन पैरेलल. समझ आया? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपने चलना शुरू किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और चलने के बाद आपने इस पॉइंट पर आपके पास दो चॉइसेस आ गई कि आप इधर जाएंगे ऊपर, तो R1 एंड R2 पैरेलल में हो गए. फिर इस पॉइंट पर आने के बाद फिर से आपके पास चॉइस है कि आपको इधर जाना है कि इधर, तो फिर R2 एंड R3 पैरेलल में हो गए, सारे पैरेलल में हो गए यहाँ पे. समझ आया? Got it, sir. गॉट इट? Yep. तो जब तक आपके पास चॉइसेस आती रहेंगी बेटा, जब तक आपके पास चॉइसेस आती रहेंगी तब तक पैरेलल में. मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, फिर हम लोग इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे. एक और बार ट्राई करते हैं. सपोज कीजिए कि मैंने अब ऐसे बनाया सर्किट, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिया है R1, ये मैंने R2 और ये मैंने R3. तो आप जैसे यहां से चलें, यहां से चलने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप इस तरफ भी जा सकते हैं, आप इस तरफ भी जा सकते हैं. तो हम बोलेंगे कि सपोज कीजिए आपने इस तरफ जाने का रास्ता, तो यहां पर हम बोलेंगे कि R3 इज इन पैरेलल में है, क्योंकि आपके पास चॉइस आ गई है. लेकिन R1 एंड R2, जैसे मैं R1 के पास गया, इधर से मैंने रास्ता चूज किया कि इधर, अब मेरे पास चॉइस नहीं है, अब मेरे को R2 पर ही जाना है. तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज. R1 एंड R2 के बाद आपके पास, R1 के पास जाने के बाद आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू गो टू द R2, कोई रास्ता नहीं है. तो इस कंडीशन में हम वी विल कंसीडर इट एज कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर R1 एंड R2 आपस में सीरीज में. समझ आया? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग को इससे कॉन्सेप्ट को समझना होगा बेटा, तेरा ध्यान से. अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ही राज,
जरा ध्यान समझिएगा बेटा। मैंने जब आपको when I was teaching you during that time I told you that the current is the rate of flow of charge, और चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो मैं बहुत प्यार से अच्छे से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। सभी बच्चों से पहले पूछ लेता हूँ क्लास में कौन कौन है, जरा एक बार मैं देख लेता हूँ। सैयद, You forgot. सैयद इज एम ऑडिबल? असीला, तनिष्का, यूसुफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if I'm talking here that if I'm saying that R1, R2, sorry R3, okay, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इट इज ऑलवेज द फ्लो ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। हम लोग मान लेते हैं कि अपोजिट है करंट की डायरेक्शन। करंट अगर ऐसे फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, बस ये आर्बिट्री चूज किया गया है। अब मैं बात करता हूँ बेटा, जब हम लोग रेजिस्टर को सीरीज में रखते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि उसको एक पाइप समझिए, पाइप। यहाँ पर मेरे पास एक मोटा पाइप है और मेरे पास यहाँ पे एक पतला पाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास फिर से एक मोटा पाइप है, ठीक है। सो अब अगर सपोज कीजिए कि यहां से मैं 5 लीटर वाटर 1 सेकंड में फ्लो करा रहा हूं, इस पाइप से मैं 5 लीटर वाटर इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ओके। सो बेटा क्या इस वाले पाइप से 5 लीटर वाटर नहीं फ्लो करेगा 1 सेकेंड में? अगर ये बात नहीं कहूं कि नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि 2 लीटर पानी सपोज कीजिए, क्योंकि पतला पाइप है तो 2 लीटर पानी फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो बाकी का 3 लीटर पानी कहां जाएगा? पाइप कोई स्टोरेज तो है नहीं जहां पर जमा हो जाएगा। जितना पानी आप उसमें एक एंड से डाल रहे हो उतना ही दूसरे एंड से पानी निकलेगा। तो इफ आई एम एंटरिंग द वाटर 5 लीटर पर सेकंड, देन इस जगह पर भी 5 लीटर पर सेकंड से ही वाटर फ्लो करेगा। इसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, इसमें स्पीड यहाँ पर तेज होगी, पानी के फ्लो की स्पीड तेज होगी, लेकिन 1 सेकंड में 5 लीटर ही पानी निकलेगा। जैसे आपने एक पाइप लिया, उसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर दिया, सो नॉर्मल पहले पानी ऐसे फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा कम किया, इसको थोड़ा सा इसका नोजल कम किया, तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो निकलेगा वो एक उतना ही निकलेगा जितना एंटर कर रहा है पाइप में। इसे बीच में पाइप खा नहीं सकता ना, वाटर को ईट नहीं कर सकता ना, मतलब बोलेंगे तो पानी कंज्यूम नहीं हो सकता। जितना आपने वाटर एंटर किया है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। देयर इज नो चांस कि पाइप वाटर को कंज्यूम कर ले। अगर ऐसा होता है कि हम लोग 5 लीटर वाटर एक एंड से डाल रहे हैं, उधर से 3 लीटर ले रहे हैं सिर्फ, तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 लीटर तो वाटर कंज्यूम कर रहा है, फिर पाइप हमारा यूज कर रहा है, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। सो हम बोलेंगे कि स्पीड कम या स्पीड ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन बेटा जितना वाटर आपने एक एंड से एंटर कराया उतना ही दूसरे एंड से जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, तो वो इसमें भी उतने ही जाएंगे, इसमें भी उतने ही 1 सेकंड में जाएंगे, इसमें भी उतने ही 1 सेकंड में जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर ले या खा जाए, ऐसा तो नहीं सकता। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, नीदर यू कैन क्रिएट द चार्ज नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय द चार्ज। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि चार्ज को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ बेटा, दिस सिंपली मीन्स कि चार्ज रिमेन कंजर्व। यानी इलेक्ट्रॉन और चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो ना ही तो हम चार्ज को खा सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करेगा उतना ही इसमें भी जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का, चॉइस नहीं। सारा इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करेगा और सब इस तरफ एंटर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है उससे कम इसमें एंटर करे, उससे कम इसमें एंटर करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना एंटर इसमें कर रहा है उतना ही इसमें भी करेगा, उतना ही इसमें भी करेगा, जैसे मैंने वाटर वाला एग्जाम्पल दिखाया। और आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो हम बोलेंगे कि सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी हर एक रेजिस्टर के क्रॉस करंट सेम रहता है।
क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 सेकंड में एंटर कर रहा है वो उसमें उतना इसमें भी एंटर करेगा, उतना इसमें भी एंटर करेगा, उतना इसमें भी एंटर करेगा। तो वी कैन से दैट इन सीरीज द करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ओके, तो अगर करंट सेम रहता है तो फिर कुछ दूसरा फैक्टर होगा जो डिवाइड करेगा। ध्यान से समझना बेटा, इन सीरीज द करंट रिमेन सेम, तो फिर दूसरी चीज क्या है? तो हमारे पास एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं V। एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, ओके, R। एक हमारे पास होता है करंट, जिसमें मैं बोलूंगा I। तो सपोज कीजिए इसमें से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, तो I इसमें भी जाएगा, I इसमें भी जाएगा, और वही I करंट इसमें भी जाएगा। I की वैल्यू सपोज करो, मान लेते हैं कि 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा, 5 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा, 5 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा, सब में 5 एम्पियर करंट जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 एम्पियर करंट जाएगा तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, देन R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। अब सपोज कीजिए बेटा मैंने इस रेजिस्टेंस को लिया है, सपोज कीजिए, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिया है 5 एम्पियर 5 ओम की रेजिस्टेंस, ये मैंने ली है 10 ओम की रेजिस्टेंस, और ये मैंने ली है सपोज कीजिए 20 ओम की रेजिस्टेंस। एक 5 ओम की, एक 10 ओम की, और एक 20 ओम की। सब में करंट सेम है, ऑल आर गोइंग टू हैव द सेम करंट, सब में सेम करंट है। एक मैंने 5 ओम की ली है, एक मैंने 10 ओम की, और दूसरे मैंने 20 ओम की, लेकिन करंट सब में सेम है, दैट इज 5 एम्पियर इसमें भी है, 5 एम्पियर इसमें भी है, और 5 एम्पियर इसमें भी है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो आप ये 5 ओम की है तो 5 इंटू 5 25 ओम, I इंटू R, अभी ओम्स लॉ से पढ़ा था आपने, दैट इज 25 वोल्ट इसमें आएगा। इसमें कितना आएगा बेटा? इसमें आएगा 10 इंटू R इंटू I, दैट इज V, तो दैट वुड बी 50 वोल्ट। और इसमें कितना आएगा? दैट वुड बी दी, इसमें आएगा 50, इसमें आएगा 25, एंड दैट विल बी 5 इंटू 20, दैट विल बी 100 वोल्ट। तो एक्चुअल में क्या चीज डिवाइड हो रहा है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। यानी अगर हमारे पास बैटरी 150 प्लस 175 वोल्ट की बैटरी है, तो उस कंडीशन में 25 वोल्ट इसमें जाएंगे, 50 वोल्ट इसमें जाएंगे, और 100 वोल्ट इसमें जाएंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो करंट सेम रहेगा तो फिर आर भी फिक्स है सबका, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा तो फिर तो आर भी सेम होगा, तब सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, अलग अलग रेजिस्टेंस है तो फिर जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो आई इंटू आर हमेशा वी के बराबर होगा। अगर सबका वी सेम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हम बोलेंगे इन सीरीज द करंट रिमेन सेम, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चॉइस, करंट को दूसरे यानी इलेक्ट्रॉन्स को के पास कहीं और जाने की चॉइस नहीं है, एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से सबको जाना है, और तो सेम रेट से सब फ्लो करेंगे। तो इसलिए इन सीरीज द करंट रिमेन सेम। समझ आया? in series the current remains same but the potential difference डिवाइड करता है। याद रखिएगा ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। समझ आया आपको? डू एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, अब हम लोग पैरेलल वाला कनेक्शन लेते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं आया तो और समझ में आएगा। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास ये R1 रजिस्टर है, ये हमने पैरेलल में ले लिया है, R1 R2 एंड R3 हम लोगों ने ये 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए ना। ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी है वो V वोल्टेज की, ओके। ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, और ये मेरे पास R3 है। सबको मैं फिर से वैसे लिख देता हूँ। ये मेरे पास 20 ओम की है, और ये मेरे पास 10 ओम की है, और ये मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टर है, ओके। आप बताइए, जब मैं यहाँ से करंट को फ्लो कराऊंगा, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास 2 चॉइस आ गई ना, कि वो इधर जाए कि इधर जाए, है ना। इट हैज द 2 चॉइसेस। तो अब आपको पता है कि जितना, सपोज कीजिए आपने एक पाइप है, उस पाइप से आपने इलेक्ट्रॉन्स
वाटर को भेज रहे हैं, यहाँ से आपने 5 लीटर वाटर को भेजा, 5 लीटर्स वाटर को भेजा, ठीक है। तो 5 लीटर मतलब 1 सेकंड में जा रहा है। अब आपने यहाँ पर 2 पाइप को कनेक्ट कर दिया। आगे आपने यहाँ पर इस तरह से कुछ 5 लीटर है यहाँ पर, और आपने 2 पाइप्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पर पतला पाइप है और एक यहाँ पर मोटा पाइप है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा पानी इससे जाएगा जिसमें कम ऑब्स्ट्रक्शन हो, कम पानी इससे जाएगा जिसमें, ये ऐसे मत समझिएगा कि ऊपर को है, बराबर लेवल पे रखे हैं ग्राउंड पे। लेकिन अब चॉइसेस हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से 3 लीटर जाए और यहाँ से 2 लीटर पर सेकंड जाए, बराबर तो नहीं जाएगा क्योंकि अब तो पतला पाइप हो गया, अब तो चॉइस है उसके पास, तो ज्यादा पानी इससे जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास अब चॉइस है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 20 ओम, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। 20 ओम मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई वो अपोज कर रहा है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उतना अपोज कर रहा है, तो ज्यादा करंट इधर से जाएगा और कम करंट इधर से जाएगा। फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर से चॉइस आ गई कि करंट अब इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो उससे ज्यादा करंट इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। तो सबसे ज्यादा करंट इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा क्योंकि सबसे कम इधर से ऑफेंस है 5 ओम का, इधर से 10 ओम का ऑफेंस है, इधर से 20 ओम का ऑफेंस है। लेकिन इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा, सब में करंट जाएगा। तो करंट अब सेम नहीं रह सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक तरह से, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास यहां से जितना जा रहा था उतना इसमें नहीं, पूरा का पूरा इसमें नहीं गया, कुछ इसमें भी गया कुछ इसमें भी गया। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि पैरेलल में क्या चीज डिवाइड करता है, करंट डिवाइड करता है। क्या चीज डिवाइड करता है, करंट डिवाइड करता है। समझ में आया, गॉट इट, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. in parallel the current divides, करंट डिवाइड करता है। अच्छा, करंट डिवाइड करता है तो फिर दूसरी चीज कोई ना कोई होगी जो कांस्टेंट रहेगी। अगर मेरे को ये 20 ओम करना ही है, अगर मेरे को ये 20 ओम करना ही है, ओके, सो मान लेते हैं कि इससे जो भी करंट गया, सपोज कीजिए कि ये बैटरी हमारे पास सपोज कीजिए कि बैटरी हमारे पास 100 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है, ठीक है। तो 100 वोल्ट की बैटरी में जितना भी करंट इससे जाएगा वो वोल्टेज इसमें भी उतना ही होगा, मतलब वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में क्योंकि करंट डिवाइड करता है। तो कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, तो जो करंट इसमें जाएगा, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें जा रहा है, मैं एक्चुअली मैं इसको कर लेता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, सपोज कीजिए 100 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास और 1 मिनट 1/4 1/5 1/10 और टोटल करंट, 1 मिनट में पहले निकाल लेता हूँ फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा और अच्छे से ना। तो 1/20 + 1/10 + 1/5 × 4 × 4 × 2 × 2 × 1, so 4 add 2 6 and 1 7 7/20 फिर 20/7। मान लेते हैं कि इससे, इस वाले रजिस्टर से 20 अपॉन, मतलब यहां से चलो मैं अभी बता देता हूँ, अभी पहले मैं एक बार नॉर्मली तुम्हें बता देता हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद से करना, तुम्हें खुद और आसान लगेगा। अभी पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि सीरीज पैरेलल में करंट डिवाइड करता है, तो दूसरी चीज कांस्टेंट क्या रहती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। इसका जीता जाता एग्जांपल ये है कि यू यूज इन योर होम, जितने भी आप कनेक्शन यूज करते हैं वो सब पैरेलल में कनेक्शंस होते हैं। और पैरेलल में कनेक्शन होने की वजह से, बेटा ध्यान समझना, पैरेलल में कनेक्शन होने की वजह से सब में सेम वोल्टेज जाता है। आपने देखा होगा कि आपका जो चार्जर है वो भी 220 वोल्ट लिखा रहता है जबकि वो इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। आपका रेफ्रिजरेटर है वो भी 220 वोल्ट पर चलता है। आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी 220 वोल्ट पर चलती है। तो एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन दी 220 वोल्ट। सो सभी जितना भी ये रेजिस्टर्स है हमारे पास, सब के सब 220 वोल्ट पर चलते हैं। तो क्या चीज डिफरेंट रहती है, फिर करंट। तो आपको करंट तो मैंने बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। तो अब जरा हम लोग एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकालते हैं कि सीरीज में क्या होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल में क्या होती है। तो चलिए अभी हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास ये R1 रजिस्टर है 1
उसके बाद हमारे पास ये R2 रजिस्टर है, उसके बाद हमारे पास ये R3 रजिस्टर है, एंड सो ऑन। आगे चलते चलते मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये Rn, आगे तक पहुंचते पहुंचते Rn रजिस्टर से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो हम लिखेंगे वी नो दैट इन सीरीज the current remains same, but the potential difference divided, but the potential difference डिवाइड करता है। तो सपोज कीजिए हमारे पास यहां से एक V वोल्ट की बैटरी हमने लोगों ने लगाई इसमें, और इसके क्रॉस V1 गया है, इसके क्रॉस V2 गया है, इसके क्रॉस V3 गया है, और ऐसे करते करते इसके क्रॉस Vn गया। तो अगर मैं सारे वोल्टेज को प्लस करूंगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर पीछे कि सारे वोल्टेज को प्लस करने पर मेरे पास 175 आया था। इसके क्रॉस 100 वोल्ट गया, इसके क्रॉस 50 वोल्ट गया, इसके क्रॉस 25 वोल्ट गया। तो सबको ऐड कर देंगे तो मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मेरे को V वोल्टेज की बैटरी की वोल्टेज निकालनी है तो कितनी है, तो मैं सबको क्या करूंगा कि V नेट हमारे पास कितनी वोल्टेज बैटरी की है, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn तक हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो बेटा। वी नो दैट इन सीरीज द करंट रिमेन सेम। बोलो बेटा। असीला समझ में आया? यू गॉट इट? असीला, यूसुफ, तनिष्का, Yes, sir. सैयद, आर यू देयर इन द क्लास? सैयद अहमद, ये बच्चा पता नहीं कहाँ चला जाता है क्लास ऑन करके। ओके, सो वी नेट इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, एंड देन वी विल फाइंड कि हम लोग को पता है कि वी नेट इज इक्वल V1 कितना होगा, V1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि वी नो दैट इन सीरीज द करंट रिमेन सेम, तो लेट I इज द करंट flowing in the सर्किट में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है। तो I करंट इसके क्रॉस भी जाएगा, I करंट इसके क्रॉस भी जाएगा, I करंट इसमें भी जाएगा, I करंट इसमें भी जाएगा, सब में I जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए करंट का डिवीजन नहीं होगा। करंट I1 I2 I3 नहीं होगा, बिकॉज वो सब में सेम रहेगा। सो अगर मैं बोलूं कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो वी नो दैट कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो V1 इज इक्वल टू I, तो सेम है, I1 नहीं लिखेंगे इसलिए हम लोग I ही लिखेंगे, और R1। तो वी कैन राइट हियर दैट V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 बिकॉज I इज कॉमन फॉर ऑल। I सब में सेम है, I इसमें भी सेम है, इसमें भी, सब में I सेम है। तो वी कैन से दैट दी V1 इज इक्वल टू I, जितना करंट उसमें गया अक्रॉस दी, इसके क्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है वो, प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I into Rn, and then we will take the I as common from all, and we can write here R1 plus R2 plus R3 plus so on Rn, जितने भी रेजिस्टर्स आप कनेक्ट करेंगे। and this is the actual, we can say that V net, and this is actually the net current. we are not saying कि इसके क्रॉस करंट सब में सेम है। so we can simply say that कि V net हमारे पास जो होगा that would be the V net upon I net is equals to R1, we bring this to this side, R1 plus R2 plus R3 plus Rn, जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे, ठीक है। ओके, एंड यू नो दैट कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू होता है R। तो वी कैन से दैट अगर अपने यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, और यहाँ पर करंट जो भी है, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा आपको सबकी। तो वी कैन से दैट हियर कि we can write here R equivalent या R net, we can write here R net in a total is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on। यानी सीरीज में आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, सपोज कीजिए ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 5 ओम का, ये 2 ओम का, 4 रेजिस्टर मान लेते। तो 5 and 2 7, 5 and 2 7, 7 7 14, सबको ऐड कर दीजिए, मतलब सिंपल ऐड करना है डायरेक्ट, एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ आया? Yes, So sir. once more, can you explain this part, V net part?
V net, okay, V net is the, we have calculated that V net यानी टोटल वोल्टेज जो होंगे, बिकॉज वी हैव, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है, तो इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें मान लेते हैं V3 होगा, इसमें Vn होगा, सबका अलग अलग होगा। अगर सब R1 R2 R3 सब अलग अलग है तो विल कंसीडर कि सब में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लेते हैं इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, इसके क्रॉस Vn। तो V नेट जो होगा वो टोटल किसके बराबर होगा, यानी ये वाला जो V की वैल्यू है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, इस तरह से होगा। V नेट इज इक्वल टू, अब V I1 की वैल्यू क्या होगी, V I1 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू होगी, करंट तो I ही गया सब में, 1 I मतलब सेम है, तो I इंटू R1, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, I इंटू R होता है। तो अगर आपको V1 चाहिए तो R1 कर दीजिए। सो यहाँ पर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, V2 की वैल्यू होगी, फिर R3 I इंटू R3 एंड सो ऑन। फिर आप I कॉमन ले लीजिए सब में से, तो I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से बनेगा। फिर ये जो I नेट है ये नीचे आ जाएगा, दिस I नेट विल कम्स डाउन, तो V नेट अपॉन I नेट आ जाएगा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, V नेट अपॉन I नेट, V अपॉन I ओम्स लॉ से R के बराबर होता है, तो आपने R नेट लिख दिया इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए and then we shall be moving to the next derivation of parallel. Okay, copy it please, make the proper notes of every part. When you copy it, please let me know. Okay, Done, sir. everyone, Tanishka, Sila, Ahmed, done? Yes, sir. Okay, so let's move further. Now moving to the towards the equivalent resistance, and then we shall be going to practice the questions regarding to this topic. Now suppose we have the, okay, suppose we have the R1, R2 and R3 resistors connected in parallel. R1 resistor, then R2 resistors, then R3 resistors, and so on, आगे and so on. Okay, मान लेते हैं कि आगे Rn resistors connected है. Okay, this is R1, this is R2, this is R3 and this is Rn. And so on. This is Rn. There are so many resistors in between. Okay, and they are connected across the voltage. And you know that in parallel, I have told you कि in parallel, in what we are doing actually,
equivalent resistance in parallel. Okay, so if I'm here that it is V volt, okay, से क्रॉस अपने कनेक्ट किया, तो सपोज कीजिए कि आपके पास आई V1 है R1, ओके, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम ही जाएगा क्योंकि अब करंट डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी V वोल्टेज जाएगा, इसमें भी V वोल्टेज जाएगा, सब में V वोल्टेज जाएगा, तो सब में V मान लेता हूँ, इसमें V जाएगा, इसमें V, इसमें V जाएगा, सब में सेम वोल्टेज जाएंगे, लेकिन क्या चीज डिफरेंट होगी, करंट सेम होगा सर, करंट डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं इसके क्रॉस I1 करंट गया, इसके क्रॉस I2 करंट गया, इसके क्रॉस I3 एंड सो ऑन, दिस इज RIN मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इन पैरेलल द करंट डिवाइड करता है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ये सेम रहता है, मान लेते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए, बेटा ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, जो चीज डिवाइड कर दी ना उसको हम लोग लिखते हैं कि I इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना होगा, I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1, जो भी यहाँ पर नेट I यहाँ से गया होगा, I वो डिवाइड कर रहा है हर पॉइंट पर, यहाँ से फर्दर ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से तो I गया लेकिन डिवाइड कर रहा है आगे, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन IN मान लेते हैं। नाउ I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यानी I इक्विवेलेंट मतलब I टोटल, जितना भी करंट होगा, जितने भी सभी को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द I इक्वल। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या होगी, तो यू नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, तो मान लेते हैं कि I1 की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे को I1 निकालना है, I1, तो दैट वुड बी V इज कांस्टेंट फॉर ऑल, सब में V सेम रहेगा, V इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इस सब में V सेम है, V इज सेम बिकॉज इन पैरेलल V रिमेन सेम, तो V तो सेम रहेगा, लेकिन I1 निकालना है तो मेरे को उसको यहाँ पर R1 करना होगा, तो आई कैन राइट हियर V अपॉन R1 plus V upon R2 plus V upon R3 plus V upon Rn. Now you can take the V as common. When you take the V as common, you can write here 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon R2 plus 1 upon R3 and plus 1 upon Rn, because you have taken the V as common. Then this V is net V, जो भी सब में है, जो भी हम यहाँ पर वोल्टेज होंगे वही सब में बराबर जाएंगे, तो यहाँ पर V net, तो यू कैन राइट हियर I net and bring this V to downward, so you can write here I net upon V net is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and plus 1 upon Rn. Okay, got it? Got it? Got it, sir. Now you know that कि R is equals to होता है V upon I, तो लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, I upon V है, तो क्या हुआ, इसको भी उल्टा कर दीजिए आप, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे यू विल गेट 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू I अपॉन V, यानी R नेट आप इसको कंसीडर कर लीजिए, ये भी नेट है और ये भी नेट है, तो यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू कैन राइट हियर 1 अपॉन R नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड प्लस 1 अपॉन Rn, यानी जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, सपोज कीजिए कि आपको R इक्विवेलेंट निकालना है कि बताइए नेट रेजिस्टेंस कितनी है अगर इतने सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, एक सपोज कीजिए 5 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक सपोज कीजिए कि 10 ओम का है, तो आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 करना पड़ेगा, फिर सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको अभी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। सो पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कॉपी कीजिए। If you don't understood, please let me know, okay?
डन? Yes, sir. ओके, सो बेटा अब हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है इसी में। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक 1000 ओम का रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 1000 ओम। एक 1 लाख ओम का है, 1 लाख ओम का एक रेजिस्टर है, और एक हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टर है, 1 ओम का रेजिस्टर है। ओके, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मैं बोलूं कि आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो आपको याद रखना है हमेशा कि हमें हमेशा आंसर जो आएगा दैट वुड बी ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। पैरेलल में हमेशा स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से कम का आंसर आता है, उससे ज्यादा तो कभी नहीं आ सकता। उसके बराबर आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। मतलब उसके बराबर भी नहीं आएगा, मतलब उससे कम ही आएगा हमेशा। मतलब उससे ज्यादा हमेशा उससे कम आएगा, यानी इस वाले का आंसर जो होगा दैट वुड बी लेस देन 1। तो आपको कभी इस तरह से दिया जाए और पूछे कि अप्रोक्सीमेशन 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए गए, आपको 1 लाख, तो आपने एक ही उसमें ऑप्शन दे रखा है दैट इज लेस देन 1, तो उसी को आप टिक करेंगे। जैसे कि आप निकालें कि आर इक्विवेलेंट इसमें कितना होगा, दैट वुड बी 1/1000 प्लस 1/1 लाख प्लस 1/1। तो इसकी आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लाख ही इसका एलसीएम होगा। ओके, इसको आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपको 100 से करना है। तो यू विल गेट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइडेड अपॉन ये 1 लाख प्लस 100, यू कैन गेट 1 लाख। दिस इज योर। So when you divide the required, so you R equivalent for this one, you need, if you need to get the R equivalent, so you have to reciprocal this. आपको इसको reciprocal करना होगा, that will be 1100 divided by 1 lakh. So ये यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमेटर आपका बड़ा है as comparison to denominator, ठीक है, आपका न्यूमेटर बड़ा है और सॉरी न्यूमेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो whenever you are going to have the smaller numerator and denominator, so it will be always less than 1, मतलब यहाँ पर 1 से कम आएगा आंसर। सो हम बोलेंगे कि ऑलवेज जो भी छोटी से छोटी रेजिस्टेंस होगी उससे कम आपका आंसर आएगा। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। सो द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल is always less than the value of smallest resistance. स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस या लीस्ट रेजिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा? यू गॉट इट? जी सर। ओके, अब आगे इसमें एक और पॉइंट है कि सपोज कीजिए ये है, अगर आपको 50 रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है एक, और सब सेम ओम के 5 ओम के सब 50 रेजिस्टर्स आपके पास हैं, ठीक है, 5 ओम के 50 रेजिस्टर्स आपके पास कनेक्टेड है एंड सो ऑन। मैं इसको कर देता हूं कि ऐसे 5 ओम के एंड सो ऑन 50 रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 एंड सो ऑन करते करते आप इसको 1/5 यानी 50 तक लेके जाएंगे। सो आपको पता है कि जब आपका एलसीएम आएगा तो यहाँ पर तो आप 5 ही लिख देंगे, एलसीएम तो 5 ही होगा क्योंकि सब सेम उसके। लेकिन यहाँ पर 1 + 2 + 1 + 1 2 + 1 3 प्लस ऐसे करते करते आपके पास कितना वैल्यू आएगी यहाँ पे, बोलिए कितनी वैल्यू आएगी? 50 रजिस्टर से तो 50 आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। Yes, sir. So we will get R equivalent is equals to here you will get 5/50. So in case of same resistors connected in a parallel, then equivalent R equivalent will be
then R equivalent would be equivalent to R each, मतलब हर एक रेजिस्टर कितने ओम का है अपॉन n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए, तो आप 5, आपका हर एक रेजिस्टर 5 ओम का था तो वो अपॉन डिवाइडेड बाय 50, कितने रेजिस्टर्स है आपके, आप डायरेक्टली लिख दे, ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली काट लेंगे। ओके, समझ आया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो, कितना है अभी टाइम? अभी टाइम है। सो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो एनसीईआरटी के पहले करते हैं आसान वाले, फिर हम लोग उसी के हिसाब से करना शुरू करेंगे आगे। ओके, चलो वेट अ मिनट। Can you show the previous slide for once? यस, व्हाई नॉट, वेट अ मिनट। दिस वन तनिष्का? Yes, sir. Thank you. So you can remove it if you want to. I just wanted to take a screenshot. ओके बेटा, बस एक मिनट। So here is your questions and you need to solve these. Okay, so let's discuss कि आप देखते हैं कितनी आसानी से कर पाएंगे। Okay, we have to do this one. Question number, do question number 10. Try to do question number 9 and 10. These are your questions of today. उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह, बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं इसके, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कीजिए आज के लिए। चलिए मैं हेल्प करता हूँ आपकी ना, कि अभी पहले ही क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ 460 ओम, सॉरी 176 ओम in parallels are required to carry a current of 5 ampere and 220 volt with line, मतलब लाइन से जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है वो 5 वोल्ट और 220 वोल्ट से, और 5 एम्पियर करंट उससे पास हो सकता है, और कितने रेजिस्टर्स आप 176 ओम के कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो चलो देखते हैं कि आपको पूछा गया है कि 176 ओम के आपके पास हर एक रेजिस्टर है, कितने रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, ताकि नेट करंट 176 ओम, ताकि नेट करंट 200, नेट करंट जो हो दैट वुड बी 5 एम्पियर, और ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड हो। ओके, सो हाउ मेनी रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड। सो एक्चुअली में आपको निकालना है 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बताना है इसे। सो आपको पता है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, जो नेट करंट है डिवाइडेड बाय दिस वन, होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू नेट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन V नेट अपॉन I नेट होता है, I नेट। ये बराबर होता है कि नहीं होता, बोलो होता कि नहीं होता, बोलो बेटा, होता है कि नहीं होता है। यस सर। यानी टोटल
टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इस सर्किट का वो किसके बराबर होगा, टोटल V वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट, और उसने बोला है कि 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट इस सर्किट से जा सकता है, मतलब टोटल करंट 5 एम्पियर है। सो आप और R इक्विवेलेंट पैरेलल में किसके बराबर होता है, जब सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू R ईच डिवाइडेड बाय N। होता है कि नहीं होता बताइए। अगर जी आपको सर। 176 ओम के जितने भी रेजिस्टर से आपको कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड करेंगे, उसकी अगर नेट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है तो R ईच डिवाइडेड बाय N से आप रख दीजिए। अभी मैंने आपको ये सिखाया पीछे, देखिए अगर आपने पीछे मैंने अभी सिखाया आपको कि 5 ओम के अगर आपके पास 50 रेजिस्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी आपकी 5, यानी R ईच डिवाइडेड बाय 50 इतने रेजिस्टर्स हैं। तो अभी आपको N की वैल्यू निकालनी है, आपको ईच तो पता है कितना है, सो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, R ईच अपॉन N इज इक्वल्स टू 220 upon I, that is 5. Now R each is 176 upon N is equals to 220 divided by 5. Now you can cut this one. You can divide it by 11. So you can get here 20. 11 2s are 22 and 11 1s are and 11 6s are. Okay, and 5 1s are and 5 4s are and 4 1s are and 4 4s are. So N will goes to that side and you will get here N is equals to 4. Got it? Or you can do by simple calculation 176 upon N is equals to 220 upon 5. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप डिवाइड कर लीजिए, will get 44. Now bring this N to that side and this 44 to down side. So you will get here N is equals to 176 divided by 44. Start dividing it by 11. 11 4s are, 11 16s are and 11 1s are, sorry 4 1s are and 4 4s are. So you will get N is equals to N. ये 4 रेजिस्टेंस आप 176 ओम के आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको 5 एम्पियर नेट करंट चाहिए तो मैक्सिमम। ओके, समझ आया? Yes, जी sir. सर। एवरीवन अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी दिस वन। Done? Yes, sir. Okay, so let's move further and last question. So we have this question now. If 9-volt battery, we have a 9-volt battery is connected in series, with the resistor this and this one. How much current is drawn by 12 ohm resistors? 12 ohm resistors कितना करंट ड्रॉन करेगा, यानी कितना करंट उससे निकलेगा? सो बेटा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, सारे रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, 0.2 0.3 0.4 and 0.5 and then 12. Okay, so let's do this one. Okay, so if we have 0.2 ohm resistors, then 0.3, then 0.5 and then I think 0.2 0.3 0.5 and I think it is आगे भी था एक और 0.2 0.3 0.4 0.5. Okay, 0.4 and 0.5. So you can get here 0.4 0.4 and 0.5 and then 12 ohm. 12 ohm resistors is connected with a 9-volt battery. Is connected with 9-volt battery. 9-volt battery. So you know that the current across in series remains same. जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, उतना इसमें भी जाएगा, उतना इसमें भी जाएगा, उतना इसमें भी जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे स्पेशली पूछा है कि 12 ओम का के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, तो वो सेम जाएगा। आपको पूरा करंट जितना भी होगा सर्किट का वो आपको निकालना होगा, यानी यहां से जितना भी आई होगा वो सब में बराबर जाएगा, बिकॉज इन सीरीज द करंट रिमेन सेम।
करंट बेटा सेम रहता है। और अगर करंट सेम है तो बोलो, अगर करंट सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको अगर I की वैल्यू निकालनी तो आपको पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा ना, पूरा सबका, क्योंकि जो I है आपका वो नेट I है, मतलब जो I यहाँ पर होगा नेट I, that would be the I in this one, in this one, in this one, in this one, in this one. And for calculating the net I, you have to write here that is I is equals to V net upon R net. Okay, I is equals to, you can get here I is equals to V upon R. So if you are going to calculate the net I, because you need know that कि जितना टोटल I होता है वो सब में बराबर जाता है, बराबर मतलब सब में जाएगा, सेम जाएगा, इसमें ये नहीं होता कि इसमें कम जाएगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सब में सेम रहेगा, तो इट इज इंडिपेंडेंट कि एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन के पास जाने का, तो मजबूरी है वो सब में सब बराबर जाएगा. So V net, we know that it is 9 volt battery, but we don't know the R net. So R net in series you can calculate. R net in series you can calculate. It is just simple sum. In series R net is equals to R1 plus R2 plus R3. How many are there? 5. R4 plus R5. And you can write here R1. What is R1? That is 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12. So how much will it? It will be 5 and 2, 5, 10, 1 ohm, 1 ohm, and that will be 1.4. 13 plus 4, 13.4. 13.4. Okay, so you will get here V is 9 and upon 13.4. Okay, so I net. So this is the I that will be going passing through this one. Okay, got it? Yes, sir. Maja aaya? Yes, sir. Everyone, do not miss the next science class. किसी भी हाल में नहीं मिस करनी, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. So that's all for today. We'll meet you in the next class. Okay, beta, take care. Thank you, sir.